हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। गुज़िश्ता वीडियो मैंने उर्दू कवायद पर मुकम्मल मारूज़े सवालात आपके सामने पेश किया था और अल्लाह के शुक्र से आपकी जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो उसी को देखते हुए मैंने अदब पर, उर्दू अदब के पर मैंने तकरीबन 200 सवालात आपके सामने फिर से लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये ख़ालिस उर्दू अदब पर है और इसमें बिलख़ुसूस गज़ल गोश जो शुअरा हैं एनसीईआरटी की कुतुब के हवालों से उन्हीं पर मबनी ये सवालात है, जो कि मैंने पहले एनसीईआरटी के हवाले से गज़ल गोश शुअरा को पढ़ाया था। अब देखिए आज का सबसे पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है कि ज़ौक़ का असल नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शन है ए शेख मोहम्मद इब्राहिम, शेख मोहम्मद बाकर, शेख इब्राहिम मोहम्मद, सैयद मोहम्मद इब्राहिम। तो सही ऑप्शन आपका है कि ज़ौक़ का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। दूसरा सवाल है शेख के वालिद का पेशा क्या था। ऑप्शन ए तिबाबत, ऑप्शन बी वकालत, ऑप्शन सी सिपाही, ऑप्शन डी मुअल्लिम। तो ज़ौक़ के जो वालिद का पेशा था वो क्या थे, पेशे से सिपाही थे। ठीक, अगला सवाल है कि ज़ौक़ के वालिद ज़ौक़ की वलादत कहाँ हुई। ऑप्शन है लखनऊ में, आगरा में, फैज़ाबाद में, दिल्ली में। तो ज़ौक़ की वलादत कहाँ हुई थी, दिल्ली शहर में हुई थी। ठीक, अगला सवाल है कि ज़ौक़ को मलिकुश शुअरा का खिताब किस बादशाह ने अता किया या दिया था। ऑप्शन है शुजाउद्दौला, बहादुर शाह ज़फ़र, शाहजहाँ या आसिफ़ुद्दौला। तो आपका सही ऑप्शन है बहादुर शाह ज़फ़र ने क्या मलिकुश शुअरा का इनको खिताब दिया था। एक बात याद रहे कि ज़ौक़ को खाकानी हिंद का लक़ब किसने दिया था। तो वो थे अकबर शाह सानी। ठीक है, ये याद रखिए कि अकबर शाह सानी ने 18 सिनतों में 18 शेर इन्होंने कहे थे ज़ौक़ ने, तो उसी पर अकबर शाह सानी ने इनको खाकानी हिंद का लक़ब दिया था। और मलिकुश शुअरा का जिसने लक़ब दिया था वो है बहादुर शाह ज़फ़र, और बहादुर शाह ज़फ़र के ये उस्ताद भी थे ज़ौक़। अगला सवाल देखिए, ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई, मतलब किस सन में ज़ौक़ की पैदाइश हुई है। आपके ऑप्शन है 1777, 1779, 1778 और 1790। तो ज़ौक़ की पैदाइश हुई थी 1778 में। ठीक, अगला सवाल है कि ज़ौक़ के उस्ताद कौन थे। ऑप्शन है अमीरुल्लाह तस्नीम, बहादुर शाह ज़फ़र, शाह हातिम या शाह नसीर। तो आपका सही ऑप्शन होगा शाह नसीर। ठीक, देखिए शाह हातिम जो थे ये किनके उस्ताद थे, आपके सौदा के उस्ताद थे। ठीक, ये देखिए सौदा की वफ़ात पे शाह हातिम ने भी कहा था कि आज मेरा पहलवान सुखन मर गया। और शाह हातिम को अपनी शागिर्द के उस्ताद पर अपने शागिर्द पर बहुत फ़ख्र था, या अपने उस्ताद होने पर बहुत फ़ख्र था सौदा के। अगला सवाल है कि ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ। 1850, 1854, 1845, 1852। तो ज़ौक़ की वफ़ात हुई थी, ज़ौक़ का इंतकाल हुआ था 1854 में। ठीक, अगला सवाल है कि ज़ौक़ की असल पहचान क्या थी, किस सिनात में, किस सिन्फ़ में ज़ौक़ ने अपनी पहचान पैदा की। मरसिया निगारी देखिए मरसिया निगारी 2 बार हो गया, कसीदा निगारी या इंशाइया निगारी, इसको मसनवी कर सकते हैं बी वाले को। तो ज़ौक़ की पहचान जो हुई थी उनमें कसीदा निगारी में हुई थी। ठीक, कसीदे के बहुत बड़े शायर कहे जाते हैं। अगला सवाल है कि ज़ौक़ की शागिर्दगी की किस बादशाह ने इख्तियार की थी। ज़ौक़ की शागिर्दगी किस बादशाह ने इख्तियार की थी। ऑप्शन आपके बहादुर शाह ज़फ़र, शाह आलम सानी, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर। तो बहादुर शाह ज़फ़र क्या थे, ज़ौक़ के शागिर्द थे और ज़ौक़ इनके उस्ताद थे।
ज़ौक़ से पहले भी इनके उस्ताद थे बहादुर शाह ज़फ़र के, तो शाह नसरुद्दीन थे। फिर उसके बाद क्या है, ज़ौक़ के बाद गालिब रहे। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने इस तरीके 3 इनके उस्ताद रहे। दूसरे जो थे वो ज़ौक़ थे। अगला है कि खाकानिय हिंद किसका खिताब है? खाकानिय हिंद किसका खिताब है? ऑप्शन गालिब, सौदा, ज़ौक़, मोमिन। तो ज़ौक़ का खाकानिय हिंद खिताब है। अगला सवाल देखिए, लाई हयात आए ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से चले। इस शेर में खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से आपको भरना है। तो लाई हयात आए जज़ा, सज़ा, फ़ज़ा या क़ज़ा। तो यहाँ पे क्या होगा? क़ज़ा। लाई हयात आए क़ज़ा, यहाँ पे आपका क़ज़ा होगा। ठीक, क़ज़ा। क़ज़ा ले चली चले। ठीक। अगला शेर है, हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहें यहाँ अभी आए अभी चले। इस शेर की खालिक कौन है? आपके ऑप्शन देख लीजिए, इक़बाल, ज़ौक़, हसरत, गालिब। तो ज़ौक़ का ये शेर है। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये शेर सब देख लीजिए क्योंकि सवाल ये आता रहता है कि ये शेर किसका है, तो ये ज़ौक़ का शेर है। अगला सवाल देखिए, हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है सैयद फैज़ुल हसन, सैयद असरारुल हसन, सैयद फ़ज़लुल हसन और सैयद इकरामुल हसन। तो हसरत मोहानी का असल नाम था सैयद फ़ज़लुल हसन। अगला सवाल देखिए, हसरत मोहानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? हसरत मोहानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1889 पंजाब, 1881 यूपी, 1871 मुंबई, 1884 बिहार। तो हसरत मोहानी की पैदाइश हुई थी यूपी में 1881 में। ठीक। अगला सवाल है, उर्दू मुअल्ला अखबार किसने जारी किया? उर्दू मुअल्ला अखबार जो है वो किसने जारी किया? आपके ऑप्शन है असगर गोंडवी, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी। तो उर्दू मुअल्ला अखबार क्या है? हसरत मोहानी ने जारी किया था। याद रखिए कि उर्दू मुअल्ला यहाँ पे अखबार की बात की जा रही है, ये खुतूत का मजमुआ नहीं है। उर्दू मुअल्ला क्या खुतूत का मजमुआ है एक, तो वो गालिब का है। ठीक, ये अखबार याद रखिएगा, वो हसरत मोहानी ने जारी किया था। और कहाँ से जारी किया था? तो अलीगढ़ से जारी किया था। अगला सवाल है कि हसरत मोहानी का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में, मेरठ में, आगरा में, दिल्ली में। तो इनकी वफ़ात हुई थी लखनऊ में। हसरत मोहानी की वफ़ात हुई थी, इनका इंतकाल हुआ था लखनऊ शहर में। ठीक। अगला सवाल है कि हसरत मोहानी की वफ़ात किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है 1955, 1951, 1957, 1960। तो इनकी वफ़ात हुई थी 1951 में। हसरत मोहानी की वफ़ात हुई थी 1951 में। ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल, किस शायर का ताल्लुक़ तहरीक आज़ादी से जुड़ा हुआ है? कौन से शायर है जिनका ताल्लुक़ क्या है? तहरीक आज़ादी से जुड़ा हुआ है। अकबर इलाहाबादी, फिराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी। तो हसरत मोहानी क्या है? ये तहरीक आज़ादी में अपना बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। अगला सवाल, मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले किसने दिया था? ये सवाल आया भी था। ये सवाल तो आपके जनरल पेपर में आया था। ये मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले किसने दिया था? बीपीएससी में आया था आपका। तो याद रखिए, दोनों में काम आ सकता है। अल्लामा इकबाल, भगत सिंह, महात्मा गांधी, हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी ने मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले दिया था, याद रखिएगा। ठीक। अगला सवाल है कि उर्दू को असर नौ मकबूल बनाने में किस शायर का बड़ा हाथ है? उर्दू को असर नौ, ठीक है, याद रखिएगा, को मकबूल बनाने में सबसे बड़ा हाथ किस शायर का है? तो जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, मिर्ज़ा गालिब। तो हसरत मोहानी यहाँ पर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल है कि हसरत मोहानी ने पुराने शुआरा का इंतखाब किस नाम से शाये किया था? हसरत मोहानी ने पुराने शुआरा का इंतखाब किस नाम से शाये किया था? देखिए, नवारदत सुखन, सोरिश सुखन, इंतखाब सुखन, गुलिस्तान सुखन। तो इंतखाब सुखन के नाम से इन्होंने क्या किया था? जो पुराने शुअरा थे उनका इंतखाब इन्होंने
शाये किया था हसरत मोहानी ने। तो इंतखाब सुखन किन की किताब है, ये भी याद रखिएगा, हसरत मोहानी की। और इस इंतखाब सुखन में क्या है, तो जो पुराने शोरा, इनसे पहले जो शोरा थे उनके कलाम का उन्होंने मजमुआ पेश किया था, जमा करके इनके कलाम को शाये किया था। अगला सवाल है कि इंतखाब सुखन को हसरत मोहानी ने कितनी जिल्दों में शाये किया। इंतखाब सुखन को हसरत मोहानी ने कितनी जिल्दों में शाये किया। आपके ऑप्शन 12 जिल्दों में, 14 जिल्दों में, 10 जिल्दों में या 15 जिल्दों में। तो सही ऑप्शन आपके हैं कि 14 जिल्दों में। ये इंतखाब सुखन कितनी जिल्दों में, 14 जिल्दों में है। बहुत ज़ख़ीम किताब है, ठीक। अगला सवाल है कि हसरत मोहानी के उस्ताद का नाम क्या था। हसरत मोहानी के उस्ताद का नाम क्या थे। अमीरुल्लाह तस्नीम, शाह हातिम, मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता या शाह नसीर। तो आपका सही ऑप्शन होगा अमीरुल्लाह तस्नीम थे, ठीक। अगला सवाल देखिए, असगर अली ख़ान नसीम किसके उस्ताद थे। असगर अली ख़ान नसीम किसके उस्ताद थे। शाह नसीर के, इब्राहिम ज़ौक़ के, असगर गोंडवी के या अमीरुल्लाह तस्नीम के। तो आपके सही ऑप्शन है अमीरुल्लाह तस्नीम के। अमीरुल्लाह तस्नीम किसके उस्ताद थे, तो हसरत मोहानी के उस्ताद थे। और अमीरुल्लाह तस्नीम के उस्ताद कौन थे, तो असगर अली ख़ान थे। असगर अली ख़ान नसीम, तस्नीम और हसरत। अगला सवाल देखिए, रोशन से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ आतिश गुल से चमन तमाम। तो खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा। हुस्न यार, जमाल यार, चश्मे यार, रुख यार। तो ये आपका जमाल यार होगा। जैसे रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो जमाल यार आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक। ये हसरत मोहानी का शेर, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, समझते हैं अहले शर्क को शायद करीब मर्ग। समझते हैं अहले शर्क को शायद करीब मर्ग, मगरिब की यूँ है जमा ये ज़ाग व ज़गन तमाम। इस शेर के खालिक कौन है। मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, मोमिन खां मोमिन, हसरत मोहानी। तो सही आपके ऑप्शन हो जाएंगे हसरत मोहानी, ठीक। अगला सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या था। इकबाल मोहम्मद, शेख मोहम्मद इकबाल, शेख इकबाल मोहम्मद, सैयद मोहम्मद इकबाल। तो सही ऑप्शन आपका शेख मोहम्मद इकबाल। इकबाल का पूरा नाम क्या था, असल नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। अगला सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल के वालिद माजिद का नाम था। अल्लामा इकबाल के वाजिद माजिद का क्या नाम था। शेख अनवार अहमद, सैयद नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद या सैयद अनवार मोहम्मद। तो सही ऑप्शन होगा शेख नूर मोहम्मद, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था। अगला सवाल है कि इकबाल की वलादत कब हुई। इकबाल की वलादत कब हुई। 1778 में, 1777 में, 1772 में या 1770 में। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश या वलादत हुई थी 1877 में, ठीक। बहुत मशहूर है 1877 में इनकी वलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखिए, कैम्ब्रिज से अल्लामा इकबाल ने किस मौजू पर डिग्री हासिल की। किस मौजू पर डिग्री हासिल की। सवाल आपका ऑप्शन है फ़लसफ़े पर, नफ्सियात पर, उर्दू पर या अंग्रेज़ी पर। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि फ़लसफ़े के मौजू पर अल्लामा इकबाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने बैरिस्टरी की डिग्री कहाँ से हासिल की थी। जर्मनी से, लाहौर से, लंदन से या ईरान से। क्या कि अल्लामा इकबाल ने बैरिस्टरी की डिग्री कहाँ से हासिल की, तो जर्मनी से, लाहौर से, लंदन से या ईरान से। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि लंदन से इन्होंने क्या किया था, बैरिस्टरी किया था। अगला सवाल है कि किसकी इब्तदाई शायरी में कौमी मौज़ूआत नुमायाँ नज़र आते हैं। किनकी शायरी में क्या है, इब्तदाई दौर में कौमी मौज़ूआत क्या है, नुमायाँ तौर पे आया रहते हैं, ये ज़ाहिर होते हैं। हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल की शायरी देखेंगे तो उसमें क्या है, आपको कौमी मौज़ूआत बहुत ज़्यादा कौमी शायरी नज़र आएगी। अगला सवाल कि अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए की तादाद कितनी है। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए की तादाद कितनी है। ऑप्शन है 3, 5, 2 या 4। तो आपका सही ऑप्शन है कि 4, ठीक। अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमूए हैं, 4 मजमूए हैं।
देखिए 4 जो उनके मजमूए थे शायरी के, उनके कलाम के, किस तरीके थे और किस सन में थे, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। पहला जो मजमूआ था इनका बांगे दिरा, ठीक है, बांगे दिरा, जो कि 1924 में शाये हुआ था। सबसे पहला मजमूआ भी ये है, ये भी याद रखिए, सबसे पहला मजमूआ है। और दूसरा मजमूआ है बाले जिब्रील, ठीक, बाले जिब्रील, जो कि 1935 में शाये हुआ था, ठीक। अगला देखिए तीसरा मजमूआ आपका ज़रबे कलीम, ज़रबे कलीम है, ठीक, जो कि 1936 में शाये हुआ था। और तीसरा मजमूआ है, ये याद रखिएगा। और चौथा और आखिरी मजमूआ इनका जो उर्दू में है वो है अरमगान हिजाज़। अरमगान हिजाज़ का क्या है, कुछ आधा हिस्सा क्या है आपका फ़ारसी में है और आधा हिस्सा आपका उर्दू में है, ठीक है। और ये शाये हुआ था 1938 में, ठीक। इस तरीके से इनके 4 मजमूए जो हैं, बांगे दिरा 1924 में पहला मजमूआ, बाले जिब्रील 1935 में शाये हुआ, और ज़रबे कलीम 1936 में शाये हुआ, अरमगान हिजाज़ जिसका आधा हिस्सा क्या है फ़ारसी में और आधा हिस्सा इनका उर्दू में है, जो कि 1938 में शाये हुआ था, ठीक। ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर तरतीब बैठाने के लिए भी आ जाता है। अब देखिए अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की शेरी मजमूए में कौन शामिल नहीं है? बाले जिब्रील, नगमा इल्हाम, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज़। तो नगमा इल्हाम इनका नहीं है, अभी तीनों का मैंने नाम तफसील में बताया है। अगला सवाल, असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी सिन्फ के लिहाज से क्या है? देखिए असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी के सिन्फ के अतबार से क्या शेरी मजमूआ है, मरसिया है, मसनवी है, खुदूद का मजमूआ है। तो ये क्या है, ये मसनवी है, ठीक है, याद रखिएगा मसनवी है। और ये देखिए किस किस सन में कौन कौन सा शाये हुआ। असरार खुदी जो है ये 1915 में शाये हुआ था, ठीक, 1915 में। और रमूज़ बेखुदी जो है ये 1918 में शाये हुआ था, ठीक। और रमूज़ बेखुदी 1918 में शाये हुआ, ठीक। अगला सवाल देखिए, अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से इकबाल को कौन सा ख़िताब मिला था? अल्लामा का, शम्सुल उलमा का, या सर का, या हकीमुल उम्मत का? तो इनको सर का ख़िताब मिला था, ठीक। एक बात याद देखिए, मैंने ग्रामर में बताया था कि ख़िताब कौन देता है, तो जो उमरा या हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसी को ख़िताब कहते हैं, और जो आवाम की तरफ से दिया जाता है उसको हम लक़ब कहते हैं। तो लक़ब और ख़िताब कौन दे सकता है ये आप याद रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में ग्रामर वाले में तफसीलन इस पर गुफ्तगू की है। अगला सवाल देखिए, इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से हासिल की? इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से हासिल की? आपके ऑप्शन है लंदन से, इंग्लिस्तान से, लाहौर से, या जर्मनी से। तो आपका सही ऑप्शन है जर्मनी से, ठीक। जर्मनी से अल्लामा इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल का आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है? अल्लामा इकबाल का आखिरी उर्दू का शेरी मजमूआ कौन सा है बताना है। ज़रबे कलीम है, अरमगान हिजाज़ है, बांगे दिरा है, या बाले जिब्रील है। तो अरमगान हिजाज़ क्या है, ये इनका आखिरी मजमूआ है, जो कि 1938 में शाये हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल की फ़ारसी मजमूआ कौन सा है? अल्लामा इकबाल के फ़ारसी मजमूए कौन से हैं? जावेदनामा, इकबालनामा, अरमगान हिजाज़, या इनमें से कोई नहीं। तो फ़ारसी मजमूआ है जावेदनामा। और देखिए जावेदनामा किस सन में शाये हुई थी, तो वह है 1933, ठीक है, 1933 में जावेदनामा शाये हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और फ़ारसी का मजमूआ है। अगला सवाल देखिए, पानी पानी कर गई मुझको डैश डैश की ये बात, जो झुका गैर के आगे, नमन तेरा नतन। शेर को मुकम्मल कीजिए। तो हुकूमत, कलंदर, सयाद, या फ़कीर। तो ये आपका होगा कलंदर। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे, नतन नमन तेरा नतन, ठीक। अगला सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल का इंतकाल कहाँ हुआ था? अल्लामा इकबाल का इंतकाल कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सियालकोट, लाहौर, पंजाब, और कराची। तो अल्लामा इकबाल की वफ़ात कहाँ हुई थी? सियालकोट में। एक बात बताइए कि सियालकोट में एक और जो शायर हैं बहुत मशहूर शायर, उनकी भी वफ़ात हुई थी, तो उनका नाम है फैज़ अहमद फैज़। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। ये सियालकोट में अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी, और यहाँ पूछ रखा इंतकाल, तो इंतकाल कहाँ हुआ था? लाहौर में, ठीक।
तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी सियालकोट में। और अल्लामा इकबाल के अलावा एक और शायर हैं जिनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी, वो हैं फैज़ अहमद फैज़। बहुत मशहूर शायर हैं, आपको नाम याद होगा। तो पूछ लेता है कि अल्लामा इकबाल के अलावा कौन से मशहूर शायर हैं जो कि सियालकोट में पैदा हुए थे। तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश सियालकोट में हुई थी और अल्लामा इकबाल की भी पैदाइश सियालकोट में हुई थी और इंतकाल इनका लाहौर में हुआ था। ठीक, अगला सवाल देखिए, यौम उर्दू किस तारीख को मनाया जाता है? यौम उर्दू किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 नवंबर, 15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर। तो आपका सही आंसर होगा कि 9 नवंबर को। ठीक, अगला सवाल है कि आलमी यौम उर्दू हर साल किस शायर की यौम पैदाइश के दिन पर मनाया जाता है? अल्लामा इकबाल, अल्लामा शिबली, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर। तो अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर हर साल आलमी उर्दू मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अली सिकंदर किस शायर का असल नाम है? अली सिकंदर किस शायर का असली नाम है? जोशमलियाबादी का, मजाज लखनवी का, जिगर मुरादाबादी का या शाद अजीमाबादी का? तो आपके जिगर मुरादाबादी सही ऑप्शन है कि जिगर का पूरा नाम क्या है, असल नाम क्या है? अली सिकंदर। ठीक है, जिगर मुरादाबादी याद रखिएगा। जिगर मुरादाबादी की विलादत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1880, 1890, 1895, 1870। तो आपका सही ऑप्शन होगा 1890। ठीक, अगला सवाल देखिए कि जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो फैज़ाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, गोंडा। तो जिगर मुरादाबादी की वफ़ात हुई थी आपकी गोंडा शहर में। ठीक, अगला सवाल देखिए, जिगर मुरादाबादी ने शायरी कब शुरू की थी? जिगर मुरादाबादी ने शायरी कब से शुरू की थी? तो आपके ऑप्शन है स्कूल के ज़माने से, बुलूगत से, कमसिनी से या जी शऊरी से। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि कमसिनी, कम उम्री से ही इन्होंने क्या है, शायरी करना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है कि रवानी और मौसीकियत किसके कलाम की खसूसियत है? रवानी और मौसीकियत क्या है, किसके कलाम की खसूसियत है? असगर गोंडवी की, दर्द की, जोश की या जिगर मुरादाबादी की? तो आपका सही ऑप्शन होगा जिगर मुरादाबादी की खसूसियत क्या, उनकी शायरी की, उनके कलाम की रवानी और मौसीकियत। ठीक, अगला सवाल देखिए, जिगर के शेरी मजमू में कौन शामिल नहीं है? जिगर के शेरी मजमूए जितने हैं उनमें से इसमें कौन सा मजमुआ उनका नहीं है? दागे जिगर, शोले तूर, नाले जिगर, आतिश गुल। तो आपका सही ऑप्शन होगा नाले जिगर क्या है, शेरी मजमुआ नहीं है। और दागे जिगर क्या है, इनका शेरी मजमुआ शोले तूर हो गया, आतिश गुल हो गया। ठीक, जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। अगला देखिए, जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कब हुई थी? जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कब हुई थी? 1960 में, 1958 में, 1952 में, 1956 में। तो जिगर मुरादाबादी की वफ़ात हुई थी 1958 में। ठीक, अगला सवाल देखिए, मैं रही ने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या, गम यार है मेरा शेफ्ता, मैं फरेफ्ता गम यार पर। तो ये जो डैश डैश है आपको इसमें खाली जगह को पूरा करना है। देखिए किससे पूरा होगा? असद, जिगर, मीर, मुनासिब तखल्लुस से शिरक हो, यानी आपको तखल्लुस करना है, और तो फिराक। तो आपके सही ऑप्शन होंगे जिगर मुरादाबादी। ठीक, एक बार शेर पढ़ लीजिए फिर से। मैं रही ने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या जिगर, गम यार है मेरा शेफ्ता, मैं फरेफ्ता गम यार पर। ठीक, अगला सवाल देखिए, सौदा का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, सैयद मोहम्मद रफ़ी, मौलाना मिर्ज़ा अहमद रफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। तो सौदा का पूरा नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। ठीक, अगला सवाल है, सौदा के वालिद कहाँ से आगरा दिल्ली में सौदा के वालिद कहाँ से आकर दिल्ली में आबाद हो गए थे? आपके ऑप्शन है कश्मीर से, काबुल से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से। तो काबुल से इनके आबा अजदाद, इनके वालिद आकर दिल्ली में आबाद हुए थे।
अगला सवाल है कि सौदा की पैदाइश किस सन में हुई थी। सौदा की पैदाइश किस सन में हुई थी, तो आपके जवाब है 1710, 1723, 1713, 1721। तो सौदा की पैदाइश हुई थी 1713 में। ठीक, ये देखिए 1721 में दर्द की पैदाइश हुई थी। ठीक है, दर्द की पैदाइश। और 1722 में मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है। ये साल बहुत करीब करीब हैं, इसलिए आप इसको भी ज़हन में रखिएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, सौदा इब्तिदा में किसको अपना कलाम सुनाया करते थे। सौदा इब्तिदा में शुरुआत में किसको अपना कलाम सुनाया करते थे। आपके ऑप्शन है फैज़ान वली ख़ान, सुलेमान अली ख़ान, सुलेमान कुली ख़ान, सुलेमान मोहम्मद ख़ान। तो आपका सही ऑप्शन होगा सुलेमान कुली ख़ान को अपना कलाम सुनाया करते थे। ठीक, अगला सवाल है, सौदा के उस्ताद कौन थे। शाह नसीर, शाह हातिम, शाह गुलशन, अमीरुल्लाह तस्नीम। तो अभी मैंने ऊपर तस्करा किया है कि शाह हातिम क्या थे, सौदा के उस्ताद थे। ठीक, अगला सवाल देखिए, सौदा को किस नवाब ने लखनऊ आने की दावत दी। सौदा को किस नवाब ने लखनऊ आने की आमद दी। आपके ऑप्शन है आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, गाजीउद्दीन हैदर, सादत अली ख़ान। तो आपका सही ऑप्शन है शुजाउद्दौला। ठीक, एक बात और याद रखिए कि शुजाउद्दौला के ज़माने में सौदा गए थे फैज़ाबाद। फैज़ाबाद के इन्होंने रुख किया था, फैज़ाबाद का ना। और आसिफुद्दौला के ज़माने में ये चले गए थे लखनऊ। ठीक, सौदा आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ गए थे और शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए थे। ये बात भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सौदा की वफ़ात कहाँ हुई थी। आगरा में, दिल्ली में, बनारस में या लखनऊ में। तो सौदा की वफ़ात हुई थी लखनऊ शहर में, नवाबों के शहर लखनऊ में। अगला सवाल है कि कसीदा गोई में सबसे बुलंद मर्तबा किसका माना जाता है। ज़ौक़ का, गालिब का, सौदा का, अनीस का। तो सौदा का सबसे बुलंद मर्तबा माना जाता है कसीदा गोई में। अगला सवाल है कि सौदा का इंतकाल कब हुआ था। देखिए आपके ऑप्शन है 1779, 1788, 1781, 1783। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि 1781 में सौदा का इंतकाल हुआ था। ठीक, अगला सवाल देखिए, सौदा जब लखनऊ गए उस वक्त वहाँ के नवाब कौन थे। आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, सफदर जंग या आसिफ शाह। तो आपको अभी मैंने बताया कि आसिफुद्दौला के ज़माने में सौदा लखनऊ गए थे, तो उस वक्त आसिफुद्दौला वहाँ के बादशाह थे। ठीक, नवाब थे। अगला सवाल देखिए, सौदा की वलादत कहाँ हुई थी। सौदा की पैदाइश कहाँ हुई थी। हैदराबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, गोंडा में। तो सौदा की पैदाइश हुई थी दिल्ली शहर में। ठीक, अगला सवाल देखिए, शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था। शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था। आपके ऑप्शन है वली मोहम्मद, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली या मोहम्मद वली। तो आपका सही ऑप्शन है अली मोहम्मद। अली मोहम्मद शाद अज़ीमाबादी इनका असल नाम था। अगला देखिए, शाद कहाँ पैदा हुए थे। देखिए शाद को थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बिहार के ही थे और इन पे सवालात अक्सर आते हैं। इनकी पैदाइश तो पूछ ही लेता है कि किस सन में इनकी पैदाइश हुई थी और कहाँ पैदा हुए थे। तो थोड़ा सा शाद अज़ीमाबादी को आप याद रखिएगा कि इनका पूरा नाम क्या था। तो अली मोहम्मद इनका पूरा नाम था। ठीक, अली मोहम्मद। और शाद अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे, तो पटना में, हैदराबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो ये पैदा हुए थे आपके पटना में। ठीक, शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश किस सन में हुई थी। 1840 में, 1845 में, 1848 में, 1846 में। तो शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश 1846 में हुई है। ठीक, कहाँ हुई है, पटना में हुई है। शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश पटना में 1846 में हुई है। ये बात आप अपने ज़हन में बैठा लीजिए, 1846 में हुई है। अगला सवाल है कि शाद की गज़लों का दीवान किस नाम से शाये हुआ है। देखिए, तिलमिज़े इल्हाम, नग़मे इल्हाम, नग़मे शाद, दीवाने शाद। तो आपका सही जवाब होगा नग़मे इल्हाम के नाम से शाद अज़ीमाबादी के
दीवान शाये हुए थे। अगला सवाल देखिए, शाद की गज़लों का दीवान कब शाये हुआ था? शाद की गज़लों का जो दीवान है वो किस सन में शाये हुआ था? आपका ऑप्शन है 1938 में, 1948 में, 1940 में, 1934 में। तो आपका सही ऑप्शन है कि 1938 में इनके दीवान का मजमुआ शाये हुआ था, इनके कलाम का मजमुआ शाये हुआ था दीवान की सूरत में। शाद अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई है? देखिए 1925, 1924, 1927, 1932। तो आपका सही ऑप्शन है कि 1927 में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक, एक बात याद रखिए, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग की गलती हो गई है कि शाद अज़ीमाबादी की वफ़ात के 1 साल बाद उनका दीवान शाये हुआ था। तो इनकी वफ़ात हुई है 1927 में, तो ये 1928 होगा। क्या होगा? ये 1928 होगा। ठीक, तो 1928 में इनका दीवान शाये हुआ था। और शाये कौन किया था? वो उनके शागिर्द थे हमीद अज़ीमाबादी। कौन शाये किए थे? हमीद अज़ीमाबादी जो थे इनके शागिर्द, उन्होंने क्या किया था? इनके वफ़ात के 1 साल बाद इनकी तमाम शायरी को जमा करके दीवान की शक्ल में मुरतब करके शाये किया था। ठीक है, तो नग़्मे इल्हाम जो है वो किस सन में शाये हुआ था? तो वो शाये हुआ था आपका 1900, ये नहीं होगा, 1928 में शाये हुआ था। ठीक है, 1928 याद रखिएगा। और शाद अज़ीमाबादी की वफ़ात हुई थी 1927 में। ठीक, तो वफ़ात के 1 साल बाद शाये हुआ था। अगला देखिए, शाद अज़ीमाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में, बाराबंकी में, पटना में, गया में। तो शाद अज़ीमाबादी की वफ़ात हुई थी पटना में। पटना ही में पैदा हुए और पटना ही में इनकी वफ़ात हो गई। ठीक, अगला सवाल देखिए, ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्स वो ख्वाब है हम। इस शेर के खालिक कौन? बहुत मशहूर शेर है, इसके खालिक कौन है? तो शाद अज़ीमाबादी हैं। ठीक है, याद रखिए, शाद अज़ीमाबादी। अगला सवाल देखिए, फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या था? शफ़ात अली ख़ान, शौकत मोहम्मद ख़ान, शौकत अली ख़ान या सैयद शौकत अली? तो फ़ानी बदायूनी का असल नाम था शौकत अली ख़ान। ठीक, अगला सवाल देखिए, फ़ानी के वालिद किस महकमे में मुलाजिमत करते थे? महकमे वकालत में, महकमे तबाबत में, तदरीस में टीचर थे या पुलिस थे? तो फ़ानी बदायूनी के जो वालिद थे वो क्या थे? पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर थे। ठीक, अगला सवाल देखिए, फ़ानी बदायूनी कब पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है 1869 में, 1875 में, 1879 में, 1877 में। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि 1879 में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखिए, फ़ानी ने इंटर का इम्तिहान कब पास किया था? 1895, 1897, 1894, 1899। तो फ़ानी ने इंटर का इम्तिहान 1897 में पास किया था। अगला सवाल कि फ़ानी ने कहाँ से बीए पास किया था? किस शहर से बीए पास किया था? बदायूं से, बरेली से, मुरादाबाद से या सहारनपुर से? तो इन्होंने बरेली से क्या है? बीए किया था। अगला सवाल कि फ़ानी बदायूनी ने किस सन में एलएलबी की डिग्री हासिल की थी? एलएलबी की वकालत की डिग्री इन्होंने किस सन में हासिल की थी? आपके ऑप्शन है 1905, 1904, 1908, 1906। तो सही आपका होगा 1908 में फ़ानी बदायूनी ने एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। अगला सवाल है कि फ़ानी ने कहाँ से वकालत की थी? लखनऊ से, बरेली से, इटावा से या इनमें से सभी? तो फ़ानी बदायूनी ने, सवाल है कि फ़ानी ने कहाँ कहाँ वकालत की? यहाँ पे और कहाँ होगा? कहाँ कहाँ वकालत की? तो किन किन शहरों में इन्होंने वकालत की? लखनऊ में, बरेली में, इटावा में। तो इन तमाम तीनों शहरों में इन्होंने वकालत की थी। तो इनमें से सभी का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि फ़ानी किसकी दावत पर हैदराबाद पहुँचे? महाराजा कृष्ण प्रसाद, महाराजा चंदूलाल, मीर उस्मान अली ख़ान, महाराजा बिशन प्रसाद? तो आपका सही ऑप्शन होगा महाराजा कृष्ण प्रसाद की दावत पर ये हैदराबाद गए थे।
अगला सवाल है कि महाराजा कृष्ण प्रसाद की दावत पर फ़ानी किस सन में हैदराबाद गए थे। क्या सवाल है कि महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर फ़ानी किस सन में हैदराबाद गए थे। तो देखिए आपके ऑप्शन 1930, 1938, 1932, 1936। तो 1932 में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर फ़ानी हैदराबाद गए थे, 1932। अगला सवाल देखिए, फ़ानी बदायूनी की वफ़ात कहाँ हुई थी। बदायूं में, बरेली में, बस्ती में या हैदराबाद में। छूट गया। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि फ़ानी बदायूनी की वफ़ात हैदराबाद में हुई है। ठीक। अगला सवाल देखिए, फ़ानी की वफ़ात कब हुई है, किस सन में। 1972 में, 1942 में, 1941 में, 1940 में, 1945 में। तो फ़ानी बदायूनी की वफ़ात 1941 में हुई है। ठीक। अगला सवाल कि फ़ानी ने अपनी पहली गज़ल कितनी साल की उम्र में कही थी। फ़ानी ने अपनी पहली गज़ल किस उम्र में थे, तो उन्होंने कही थी 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में। तो फ़ानी बदायूनी जब 11 साल के थे तो उन्होंने सबसे पहली अपनी गज़ल कही थी। अगला सवाल है कि फ़ानी का मजमूआ बाक़ियात फ़ानी कब शाये हुआ। फ़ानी का जो मजमूआ है बाक़ियात फ़ानी किस सन में शाये हुआ। 1920 में, 1922 में, 1923 में, 1926 में। तो आपका सही ऑप्शन है 1926 में बाक़ियात फ़ानी शाये हुआ था। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि फ़ानी के कुल 4 मजमूए थे। कितने थे? 4 मजमूए थे। वो 4 मजमूए किस तरह तरतीबवार देखिए। सबसे पहला मजमूआ इनका था दीवाने फ़ानी। ठीक, दीवाने फ़ानी के नाम से, दीवाने फ़ानी के नाम से, जो कि 1921 में शाये हुआ था। 1921 में शाये हुआ था। और दूसरा जो मजमूआ था इनका वो था बाक़ियात फ़ानी। ठीक, बाक़ियात फ़ानी था, बाक़ियात फ़ानी, जो कि 1926 में शाये हुआ। और तीसरा जो मजमूआ था इनका वो था इरफ़ानियात फ़ानी, इरफ़ानियात फ़ानी, इरफ़ानियात फ़ानी, इरफ़ानियात फ़ानी, जो कि 1939 में शाये हुआ था। ठीक, 1939 में। और आखिरी मजमूआ था इनका विजदानियात फ़ानी। चौथा जो मजमूआ था वो था विजदानियात फ़ानी, विजदानियात फ़ानी। ठीक, जो कि 1940 में शाये हुआ था, 1940 में। और ये आखिरी मजमूआ था, आखिरी इनका मजमूआ विजदानियात फ़ानी, फ़ानी का आखिरी शेरी मजमूआ है। और पहला मजमूआ है दीवाने फ़ानी। ठीक, जो कि 1924 में शाये हुआ था। ठीक, 1921 में शाये हुआ था। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, 1921 पहला मजमूआ, 1926 दूसरा मजमूआ, 1939 दूसरा मजमूआ, 1940 चौथा मजमूआ। ठीक, तो कुल आपके चारों मजमूए इस तरीके से मैंने लिख दिया है, याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, कौन सा मजमूआ फ़ानी का नहीं है। कैफियत फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, इरफ़ानियात फ़ानी, विजदान फ़ानी। तो आपका कैफियत फ़ानी हमने कोई नाम ही नहीं बताया है। अभी मैंने बताया बाक़ियात फ़ानी भी है, ठीक, इरफ़ानियात फ़ानी भी है, विजदानियात फ़ानी है। ठीक, और इसमें कौन सा मिस है, वो है दीवाने फ़ानी। ठीक, 4 मजमूए इनके हैं। अगला सवाल जो है, फ़ानी का मजमूआ विजदानियात फ़ानी कब मंज़र आम पर आया था। 1935, 1938, 1940, 1939। 1940 में विजदानियात फ़ानी मंज़र आम पे आया था या शाये हुआ था। और ये आखिरी मजमूआ इनका है। फ़ानी का आखिरी मजमूआ कौन सा है, विजदानियात फ़ानी है। अगला सवाल देखिए, यासियात का इमाम किस शायर को कहा जाता है। शाद अज़ीमाबादी को, फ़ानी बदायूनी को, जिगर मुरादाबादी को या फ़राक़ गोरखपुरी को। तो फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। और किसने कहा था, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था इनको यासियात का इमाम कहा था। ठीक, फ़ानी बदायूनी को किसने कहा था यासियात का इमाम, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। देखिए अगला सवाल, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। इस शेर का खालिक कौन है। तो आपके ऑप्शन है हसरत मोहानी, फ़राक़ गोरखपुरी, फ़ानी बदायूनी, अल्लामा इक़बाल। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि फ़ानी बदायूनी। बहुत मशहूर शेर है
फ़ानी बदायूनी का। अगला सवाल देखिए, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या था? रघुपति सहाय, रघुवीर सहाय, गोरख सहाय या रघुपति प्रसाद? तो फिराक गोरखपुरी का असल नाम था रघुपति सहाय। ठीक। अगला सवाल है कि 1896 किसकी सन्ने पैदाइश है? 1896 किसकी सन्ने पैदाइश है? आपके ऑप्शन है शाद अजीमाबादी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी और फिराक गोरखपुरी। तो 1896 में जो मशहूर शायर इस दुनिया में आंखें खोली वो है फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल है कि फिराक गोरखपुरी के वालिद क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? फिराक गोरखपुरी के वालिद का तखल्लुस पूछ रहे हैं। ठीक, वो है देखिए ऑप्शन इशरत, इबरत, घायल या अंदलीब। तो उनके वालिद जो थे फिराक गोरखपुरी के इबरत तखल्लुस रखते थे। ठीक। अच्छा, एक बात और याद रखिए, अंदलीब जो है किसके वालिद अंदलीब अपना तखल्लुस रखते थे? तो जो दर्द के वालिद थे, ठीक है, दर्द के जो वालिद थे वो अंदलीब अपना तखल्लुस रखते थे और फिराक गोरखपुरी के वालिद इबरत तखल्लुस रखते थे। ठीक, ये भी याद रखिएगा कि दर्द के वालिद क्या है, अंदलीब अपना तखल्लुस रखते थे। अगला सवाल देखिए, किस शायर के वालिद अपने वक्त के एक बेहतरीन शायर थे? अल्लामा इकबाल, जिगर मुरादाबादी, फिराक गोरखपुरी, शाद अजीमाबादी। तो फिराक गोरखपुरी के वालिद क्या है, अपने वक्त के बेहतरीन शायर थे जो कि इबरत अपना तखल्लुस रखते थे। अगला सवाल है कि फिराक कांग्रेस में शामिल हुए, किस सन में शामिल हुए फिराक? 1910 में, 1912 में, 1915 में, 1917 में। तो फिराक गोरखपुरी 1917 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक। अगला सवाल है, किस शायर ने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की? सऊबत मतलब मुसीबतें बर्दाश्त की। फिराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी और ए और बी। तो फिराक गोरखपुरी भी क्या है, जेल में रहे, कभी बाहर रहे, और हसरत मोहानी भी कभी जेल और बाहर में, दोनों सियासत में क्या है, बहुत सरगर्म थे। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, फिराक गोरखपुरी और हसरत मोहानी। अगला सवाल है कि फिराक गोरखपुरी किस मजमून के प्रोफेसर थे? इनका सब्जेक्ट क्या था, किस मजमून के, किस सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर थे? ये स्टेट में सवाल पूछा गया था। आपका जो स्टेट जो हुआ था इससे पहले वाला, जो अभी हुआ इससे पहले वाला, ये अक्सर सवाल उसमें पूछा गया था कि किसके कौन से शायर या कौन सा अदीब किस मजमून का प्रोफेसर है या उस्ताद रहा है। तो देखिए ऑप्शन है फ़लसफ़ा, उर्दू, अंग्रेज़ी या फ़ारसी। तो फिराक गोरखपुरी आपके अंग्रेज़ी मजमून के क्या प्रोफेसर थे। अगला सवाल है, रूप किसके रुबाइयों का मजमुआ है? शाद अजीमाबादी, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी या फिराक गोरखपुरी? तो फिराक गोरखपुरी का क्या है, ये रूप क्या है, रुबाइयों का मजमुआ है। एक तो पहली बात ये याद रखिए कि रुबाइयों का मजमुआ है रूप, और किसका है, ये फिराक गोरखपुरी का है। ठीक। और ये बात और याद रखिए, रूप किस सन में शाये हुई? तो 1946 में शाये हुई। ठीक, रूप क्या है, किस सन में शाये हुई? तो 1946 में ये शाये हुई थी। ठीक। अगला सवाल देखिए कि फिराक ने किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राज अंजाम दिए? तो फिराक गोरखपुरी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या थे, ये प्रोफेसर थे। ठीक। अगला सवाल है कि गज़लिस्तान किसका शेरी मजमुआ है? यासिगाना चंगेज़ी, फिराक गोरखपुरी, शाद अजीमाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी। तो आपका सही ऑप्शन है कि फिराक गोरखपुरी का क्या है, गज़लिस्तान शेरी मजमुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि गज़लिस्तान किस सन में शाये हुआ? तो गज़लिस्तान शाये हुआ था 1965 में। ठीक। और इसके साथ इनके जो शेरी मजमुए हैं, गुल नगमा है, बहुत मशहूर है गुल नगमा, जो कि 1959 में शाये हुआ था। ठीक, 1959 में। ठीक। इसके साथ साथ शेरिस्तान भी इनका है जो कि 1966 में शाये हुआ था। इसके साथ साथ एक और है शबनिस्तान, जो है 1947 में शाये हुआ था। तो ये इनके मजमूए हैं, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, शबनिस्तान, गुल नगमा, ये क्या इनके शेरी मजमूए हैं। अगला सवाल देखिए कि कौन सा मजमुआ फिराक गोरखपुरी का नहीं है? नगमा साज,
शबनिस्तान, शोले सास, गुले नगमा। तो अभी हमने बताया कि शबनिस्तान भी है, गुले नगमा भी है, और बताइए कौन सा इसमें नहीं हो सकता है? तो शोले सास नहीं है, ठीक है। अभी बताइए कि अब मैंने अभी बताया कि शबनिस्तान किस सन में शाये हुआ था? 1947 से। शबनिस्तान ये 1947 में शाये हुआ था, 1947 में। और गुले नगमा शाये हुआ था 1959 में, 1959 में। और नगमा सास कब शाये हुआ था ये बताइए? नगमा सास हुआ था 1945 में, ठीक। तो 1945 नगमा सास, 1947 शबनिस्तान और 1959 गुले नगमा। अगला सवाल है आपका, उर्दू की इश्किया शायरी किसकी नसरी तसनीफ़ है? शाद अज़ीमाबादी, जिगर मुरादाबादी, फ़िराक गोरखपुरी या असगर गोंडवी? तो आपका सही ऑप्शन होगा कि फ़िराक गोरखपुरी। देखिए, उर्दू की इश्किया शायरी ये किस सन में शाये हुई थी? ये 1945 में भी शाये हुई थी, ठीक, 1945 में। उर्दू की इश्किया शायरी ये किस इसकी नौइयत क्या है इस किताब की? तो ये तनकीद की किताब है, ठीक है, ये तनकीद की किताब है, ये भी याद रखिएगा, तनकीद की किताब है। उर्दू की इश्किया शायरी क्या है? इसके एतबार से, सिन्फ के एतबार से क्या है? तनकीद है। इसी तरह इनकी एक और किताब है तनकीद की, अंदाज़े, ठीक। हाशिये क्या है? हाशिये भी इनका बहुत मशहूर है। अगला सवाल देखिए, अंदाज़े का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो रिपोर्टाज है, तनकीदी मज़ामीन है, मसनवी है, तज़किरा है। तो अभी मैंने बताया कि अंदाज़े क्या है? अब तनकीद है तो तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, तनकीद से इसका ताल्लुक़ है अंदाज़े का, ठीक। अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर कौन है? फ़िराक गोरखपुरी, शाद अज़ीमाबादी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोंडवी। तो क्या है? फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, ठीक। देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड किस सन में दिया गया था इनको? तो 1969 में दिया गया था, ठीक। या देखिए 1969 में, 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। और गुले नगमा पर इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1962 में, ठीक। और ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 में। ये याद रखिएगा, पूछ लेता कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, किनको मिला था और किस सन में मिला था, ठीक। अगला सवाल है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। बाला मंदजबाला शेर किसका है? फ़ानी का है, गालिब का है, फ़िराक का है, फ़ानी का है, जिगर का है? तो ये फ़िराक गोरखपुरी का बहुत मशहूर शेर है। अगला सवाल है कि असगर का पूरा नाम क्या था? तफज़्ज़ुल हुसैन, असगर हसन, असगर हुसैन या असगर अली? तो आपका सही जवाब होगा असगर हुसैन, ठीक। असगर हुसैन इनका पूरा नाम था, असगर का। अगला सवाल है कि असगर गोंडवी कहाँ पैदा हुए थे? जौनपुर में, गोरखपुर में, गोंडा में या लखनऊ में? तो इनकी पैदाइश हुई थी गोरखपुर में, ठीक। असगर गोंडवी की पैदाइश कहाँ हुई है? गोरखपुर में। ये गोंडवी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अगला सवाल है कि असगर गोंडवी की वलादत किस सन में हुई थी? 1880 में, 1881 में, 1884 में, 1882 में? तो असगर गोंडवी की पैदाइश हुई थी 1884 में, ठीक। अगला सवाल है कि असगर गोंडवी किस सहमाई रिसाले की एडिटर हैं? हिंदुस्तान, उर्दू मुअल्ला, अदबिस्तान, साथी? तो आपका है हिंदुस्तान, जो सहमाई रिसाला निकलता था उसके एडिटर थे। अगला सवाल है कि असगर के कितने मजमूए शाये हुए हैं? असगर गोंडवी के कितने मजमूए शाये हुए हैं? 1, 3, 4, 2? तो आपका सही ऑप्शन है कि 2 मजमूए इनके शाये हुए हैं। असगर का जो पहला मजमुआ है, देख लीजिए, वो असगर का जो सबसे पहला मजमुआ वो निशाते रूह है। क्या है? निशाते रूह के नाम से। और किस सन में शाये हुआ था वो? ये हुआ था 1925 में, ठीक, 1925 में। और दूसरा जो है वो सुरूद ज़िंदगी है। दूसरा जो मजमुआ है वो है सुरूद ज़िंदगी, सुरूर ज़िंदगी, ठीक।
और ये शाये हुआ था 1934 में, 1934 में। ठीक, ये 2 मजमूए इनके आप याद रखिएगा, निशाते रूह और सुरूर ज़िंदगी। निशाते रूह 1925 में और दूसरा है 1934 में। अगला सवाल है कि सुरूर ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है। ये याद रखिए कि कुछ किताबों में आपको 1884 भी नज़र आएगा। ठीक, 1884 भी, लेकिन NCERT की किताब में 1883 लिखा हुआ है। अगला सवाल है यास एगाना चंगेज़ी इब्तिदा में किससे इस्लाह लेते थे। यास एगाना चंगेज़ी इब्तिदा में किससे इस्लाह लेते थे। मिर्ज़ा अली ख़ान, मौलवी सैयद अली ख़ान, मौलवी शफ़ाअत अली, मिर्ज़ा सैयद अली ख़ान। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि मौलवी सैयद अली ख़ान से ये इस्लाह लिया करते थे। अगला सवाल है कि यास एगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे। शाद अज़ीमाबादी के, मिर्ज़ा गालिब के, शबनम कमाली के और आपका असगर गोंडवी के। तो यास एगाना चंगेज़ी इस्लाह लिया करते थे आपके उस शागिर्द थे किनके, शाद अज़ीमाबादी के। अगला सवाल है यास एगाना किस सन में लखनऊ गए। यास एगाना किस सन में लखनऊ गए। अच्छा, इसको लखनऊ आकर कलकत्ता लिख लीजिए, ये लखनऊ नहीं कलकत्ता है। कलकत्ता। यास एगाना किस सन में कलकत्ता गए। आपके ऑप्शन 1901, 1902, 1903, 1904। तो यास एगाना चंगेज़ी 1904 में कलकत्ते का सफ़र किया। अगर इसको लखनऊ मान लेते हैं तो लखनऊ का सफ़र इन्होंने यास एगाना चंगेज़ी ने 1905 में किया था। ठीक, 1905 में किया था और 1904 में कलकत्ता का सफ़र किया था। ठीक, अगला सवाल है कि ख़ुद को गालिब शिकन कहने वाला शायर कौन था। ठीक, यास एगाना चंगेज़ी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शाद अज़ीमाबादी, मजरू सुल्तानपुरी थी। यास एगाना चंगेज़ी अपने आप को गालिब शिकन या गालिब जंग या गालिब का चचा कहा करता था। ठीक, अगला सवाल है कि यास एगाना चंगेज़ी की जाए पैदाइश कहाँ है। मुजफ्फ़रपुर, दिल्ली, पटना और लखनऊ। तो यास एगाना चंगेज़ी पैदा हुए थे आपके पटना शहर में। ठीक, अगला सवाल है कि यास की वफ़ात कब हुई थी। 1946, 1951, 1959, 1956। तो इनकी वफ़ात हुई थी 1956 में। ठीक, अगला सवाल है कि आयते विजदानी किसके कलाम का मजमुआ है। शाद अज़ीमाबादी, यास एगाना चंगेज़ी, मजरू सुल्तानपुरी, जिगर मुरादाबादी। तो यास एगाना चंगेज़ी का क्या है, आयते विजदानी कलाम का मजमुआ है। देखिए, आयते विजदानी जो है पहली बार जो शाये हुआ था, पहला एडिशन जो शाये हुआ था 1927 में शाये हुआ था। इसके 3 एडिशन आए थे। दूसरा एडिशन आया था 1934 में। ठीक, और तीसरा एडिशन आया था 1945 में। तो 3 एडिशन इसके आए थे। पहला एडिशन 1927 था, दूसरा 1934 था आपका, और तीसरा जो था 1945। ये भी याद रखिएगा कि आयते विजदानी क्या 1927 में पहली बार शाये हुआ था, पहला एडिशन आया था। अगला सवाल देखिए, यास एगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई। इस ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ता में। तो आपका सही ऑप्शन है कि लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला सवाल है कि यास का कलाम किस मुहक्किक ने मुरत्तब करके शाये किया था। आपके ऑप्शन है काजी अब्दुल वदूद, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, खलीक अंजुम, मुशफ़िक़ ख्वाजा। तो आपका सही ऑप्शन है मुशफ़िक़ ख्वाजा ने क्या इनके कलाम के मुरत्तब करके शाये किया था। अगला सवाल है कि बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का, बड़े बड़े के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। इस शेर के खालिक कौन है। गालिब, इकबाल, यास एगाना और फ़िराक गोरखपुरी। तो इस शेर के खालिक हैं यास एगाना चंगेज़ी। अगला सवाल देखिए कि मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या था। असरारुल हसन ख़ान, सैयद असरार हसन, असरारुल हक ख़ान या असरार हसन ख़ान। ये बगैर अलिफ लाम के हैं। ठीक है, तो सही आपका ऑप्शन होगा असरार हसन ख़ान। ये देखिए असरारुल हसन जो है ना, ये अलिफ लाम वाला, ये ऑप्शन उसमें नहीं है। कई किताबों में मैंने सर्च किया था तो अलिफ लाम से नहीं, असरार हसन नाम था, असरारुल हसन नाम नहीं था उनका। अगला सवाल देखिए, NCERT बुक में भी सेम वैसे लिखा है।
कि मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश कब हुई थी? 1918, 1920, 1916, 1922। तो आपका सही ऑप्शन है कि 1920 में मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखिए कि मजरू सुल्तानपुरी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? आपका ऑप्शन है हल्का अरबाब ज़ौक़, अंजुमन तरक्की उर्दू, तरक्की पसंद तहरीक या रोमानवी तहरीक। तो इनका ताल्लुक़ था तरक्की पसंद तहरीक से था। ठीक। अगला सवाल है कि मजरू सुल्तानपुरी ने तिब की तालीम कहाँ से हासिल की थी? इलाहाबाद से, दिल्ली से, हैदराबाद से या लखनऊ से? तो इन्होंने तिब की पढ़ाई की थी लखनऊ से। ठीक। अगला सवाल कि किस शायर ने फिल्मों के लिए मशहूर और मकबूल गीत भी लिखे हैं? मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी। इनमें से कुछ और लोगों ने भी क्या है, जिगर मुरादाबादी के भी कुछ अशार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं। अगला सवाल है कि मजरू सुल्तानपुरी की वफ़ात कब हुई थी? 2010 में, 2000 में, 2002 में, 2000 में या 2020 में? तो आपका सही ऑप्शन है कि 2000 में मजरू सुल्तानपुरी की वफ़ात हुई थी। अगला सवाल है कि तरक्की पसंद गज़ल का नकीब किसे कहा जाता है? ये बिल्कुल याद रखिए, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। तरक्की पसंद गज़ल का नकीब किसे कहा जाता है? शाद आज़िमाबादी को, मजरू सुल्तानपुरी को, फिराक गोरखपुरी को, जिगर मुरादाबादी को? तो मजरू सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। अगला सवाल है कि गज़ल किसके कलाम का मजमुआ है? आपके ऑप्शन है असगर गोंडवी, फ़ानी बदायूनी, अल्लामा इकबाल और मजरू सुल्तानपुरी। तो मजरू सुल्तानपुरी आपके सही ऑप्शन होंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए कि जो गज़ल है, इनके कलाम का मजमुआ, ये 1953 में शाये हुआ था। किसमें? 1953 में शाये हुआ था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और कहाँ से शाये हुआ था? अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाये हुआ था। और दूसरा इनका मजमुआ है मशाले जहाँ है। ठीक। अगला सवाल है कि मशाले जहाँ किसका शेरी मजमुआ है? सौदा का, असगर का, मजरूह का, इकबाल का? अभी मैंने बताया कि मजरू सुल्तानपुरी का दूसरा मजमुआ क्या है? मशाले जहाँ, और गज़ल पहला मजमुआ है। अगला सवाल कि मजरू सुल्तानपुरी को कौन सा एवार्ड से नवाजा गया था? इकबाल सम्मान, दादा साहब फाल्के अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, ए और बी दोनों? तो आपका सही ऑप्शन होगा कि इकबाल सम्मान से भी नवाजा गया था और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी दिया गया था। तो ए और बी दोनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि हम हैं मताए कुचो बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह डैश की तरह। शेर को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। गुनहगार की तरह, ख़रीदार की तरह, दिलदार की तरह या निगाह यार की तरह? तो आपका सही ऑप्शन होगा ख़रीदार की तरह। उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। अगला सवाल है कि मजरू सुल्तानपुरी की जाए वफ़ात क्या है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या लखनऊ? तो इनकी वफ़ात हुई थी मुंबई शहर में। ठीक, मजरू सुल्तानपुरी की वफ़ात हुई थी मुंबई में इनकी वफ़ात हुई थी। और एक बात ये याद रखिए मजरू सुल्तानपुरी के लिए कि मजरू सुल्तानपुरी ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गज़लें कही हैं। ठीक, और इसके अलावा दूसरी सिनफ़ों में इन्होंने तबाह आज़माई नहीं की। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गज़लें कही हैं और सिर्फ गज़लें कही हैं तो मजरू सुल्तानपुरी हैं। ठीक। अगला सवाल देखिए, शायर मशरिक़ किस शायर को कहा जाता है? फ़ानी बदायूनी के, अल्लामा इकबाल को, फिराक गोरखपुरी को, जिगर मुरादाबादी को? तो अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, फ़ानी बदायूनी की यासियात का इमाम किसने कहा है? अहमद फ़ारूकी ने, कमर रईस ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, आलम मसरूर ने? तो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि फ़ानी बदायूनी की यासियात का इमाम कहा जाता है और रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। अगला सवाल है, ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब ज़ौक़ को किसने दिया? बहादुर शाह ज़फ़र ने, शाह नसीर ने, अकबर शाह सानी ने, अकबर अव्वल ने? तो अकबर शाह सानी ने क्या है ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब दिया था। अगला सवाल कि ज़ौक़ के वालिद का नाम क्या था? शेख मोहम्मद रमज़ान, शेख मोहम्मद रिज़वान मिर्ज़ा, शेख अनवार? तो आपका सही ऑप्शन होगा कि शेख मोहम्मद रमज़ान इनके वालिद का नाम था। अगला सवाल है कि हसद के बारे में किसने कहा था तुम आदमी हो या जिन? सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा शिबली, हाली या गालिब?
तो इसका सही ऑप्शन है अल्लामा शिबली। ठीक, अल्लामा शिबली ने कहा था। अगला सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल का मजमू अरमगान हिजाज कब शाये हुआ था? अभी मैंने ऊपर बताया, अगर आपको याद हो तो 1924 में, 1938 में, 1936 में, 1934 में। तो अरमगान हिजाज इनका शाये हुआ था 1938 में। ठीक, जो अरमगान हिजाज क्या है, आधा उर्दू है और आधा फ़ारसी है। अगला सवाल है, कौन सा शायर आज़ादी के बाद पार्लियामेंट के रुकन भी रहे? कौन से शायर हैं? हसरत मोहानी, शिबली नोमानी, मजरू सुल्तानपुरी, फ़िराक गोरखपुरी। तो इसका सही ऑप्शन है कि हसरत मोहानी क्या है, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, रुकन भी रहे हैं। अगला सवाल कि सौदा की मौत पर किसने कहा था हमारा पहलवान सुखन मर गया? मीर तकी मीर, खान आरजू, ज़ौक़, शाह हातिम। तो शाह हातिम ने क्या है कहा था कि आज हमारा पहलवान सुखन मर गया, और शाह हातिम क्या है, सौदा के उस्ताद थे। जिगर मुरादाबादी को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1950 में, 1952 में, 1958 में, 1954 में। तो आपका सही ऑप्शन होगा आप 1958 में जिगर मुरादाबादी को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। अगला सवाल है कि किस नक्काद ने शायर को उर्दू गज़ल की तमसील में मीर गालिब के बाद तीसरे शायर के तौर पर, देखिए फिर से इसको, किस नक्काद ने शाद अज़ीमाबादी को उर्दू गज़ल की तसलीस में मीर और गालिब के बाद तीसरे शायर के तौर पर शामिल किया था? मीर के और गालिब के बाद शाद अज़ीमाबादी को तीसरे शायर के तौर पे शामिल किया था। आपके ऑप्शन है आला मसरूर, शमशुर रहमान फ़ारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन। तो आप बताइए, कलीमुद्दीन अहमद ने किया था। ठीक, कलीमुद्दीन अहमद ने तसलीस में शाद को और मीर को और गालिब को रखा था, ये याद रखिएगा। शाद अज़ीमाबादी ने कितनी मसनीवियाँ लिखी हैं? शाद अज़ीमाबादी ने कितनी मसनीवियाँ लिखी है? 5, 6, 7 या 8? तो 8 मसनीवियाँ क्या है शाद अज़ीमाबादी ने लिखी है। अगला सवाल है, अदबी खिदमात के सिलसिले में किसे खान बहादुर का ख़िताब मिला था? खान बहादुर का ख़िताब किसे मिला था? मीर तकी मीर को, शाद अज़ीमाबादी को, ज़ौक़ को, अल्लामा इकबाल को। तो शाद अज़ीमाबादी को खान बहादुर का ख़िताब मिला था। ठीक, अगला सवाल है कि फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से कब नवाजा गया था? अभी मैंने आपको बताया है, याद रखिएगा। 1979 में, 1969 में, 1982 में, 1992 में, 1990 में। तो 1969 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक, अगला सवाल है कि असगर गोंडवी के वालिद का नाम था? मुंशी तफज्जुल हुसैन, मौलवी तफज्जुल हुसैन, मिर्ज़ा तफज्जुल ख़ान, मुंशी तुफ़ैल ख़ान। तो मुंशी तफज्जुल हुसैन क्या था, इनके वालिद का नाम था। तो अब क्या है, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। प्लीज़ अगर आप पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं या इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें। इंशाल्लाह ये पूरा आप 200 क्वेश्चन जो भी कराया जाएगा, अगर आप इसको देख लेते हैं तो तकरीबन अक्सर जो शुआरा हैं उन शुआरा के मुतालिक अगर सवालात आएंगे तो आप आसानी से उसको कर जाएंगे। देखिए अगला सवाल कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल क्या है, किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपके ऑप्शन देखिए, तुर्की ज़बान, फ़ारसी ज़बान, अरबी ज़बान या उर्दू ज़बान। तो गज़ल क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक, अगला सवाल देखिए, गज़ल की इब्तिदा किससे हुई है? मसनवी से, मरसिये से, नज़्म से, कसीदे से। तो गज़ल की इब्तिदा किससे हुई है? कसीदे से हुई है। ठीक, अगला सवाल देखिए, गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से क्या होता है? अधूरा होता है, नामुकम्मल होता है, मुकम्मल होता है या इनमें से कोई नहीं? तो गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है, किस ज़बान की शायरी में सिर्फ़ काफ़िया बंदी होती है, रदीफ़ नहीं? किस ज़बान की शायरी में सिर्फ़ काफ़िया बंदी होती है, रदीफ़ नहीं? अगर आपको गज़ल, सिन्फ़ गज़ल के बारे में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, जो गज़ल गो शुअरा में है सबसे पहला वीडियो हमारा गज़ल के ऊपर ही है। तो उसमें आप गज़ल, सिन्फ़ गज़ल के मुतालिक 10-15 मिनट का वीडियो आपको आराम से पूरी चीज़ें तफ़सील से मैंने बताई है, आप वहाँ पर जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। तो किस ज़बान की शायरी में सिर्फ़ काफ़िया बंदी होती है, रदीफ़ नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन है तुर्की, फ़ारसी, अरबी या इनमें से कोई नहीं? तो अरबी शुअरा के यहाँ या अरबी शायरी में काफ़िया बंदी होती है, रदीफ़ नहीं होती है। रदीफ़ कहाँ से आई है? फ़ारसी ज़बान से आई है उर्दू में।
अगला सवाल है कि मतले के बाद आने वाला मतला कहलाता है हुस्न मतला, मतला, मक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो हुस्न मतला कहलाएगा। मतले के बाद आने वाले मतले को हम क्या कहते हैं? हुस्न मतला कहते हैं, या ज़ेब मतला, मतले सानी भी कहते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? शाह बैत, बैतुल गज़ल, हुस्न मतला या मक्ता। तो शायर जिस शेर के गज़ल के आखिरी शेर में जब अपना तखल्लुस या नाम इस्तेमाल करता है तो उसको हम मक्ता कहते हैं। ठीक। अगला सवाल आपके सामने है कि गैर मुरद्दफ़ कहते हैं ऐसा शेर जिसमें रदीफ़ की पाबंदी की गई हो, ऐसा शेर जिसमें सिर्फ काफ़ी की पाबंदी की गई हो, ऐसा शेर जिसमें काफ़ी के साथ रदीफ़ की भी पाबंदी की गई हो, बहर रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी की गई हो। तो आपका सही होगा गैर मुरद्दफ़ कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ काफ़ी की पाबंदी की गई हो, जिसमें रदीफ़ की पाबंदी नहीं की जाती है उसी को हम गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। ठीक। अगला सवाल है कि वली दक्नी की पैदाइश किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है कि आपका सही जवाब होगा 1668 में हुई थी। ठीक। देखिए कुछ जगहों पर 1667 भी दिया है, लेकिन अक्सर किताबों में 1668 दिया हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए, वली दक्नी किसके मुरीद थे? शाह सादुल्ला गुलशन के, शाह वजीहुद्दीन के, शाह नूरुद्दीन के, या अलिफ और जीम, ए या सी? तो आपका सही ऑप्शन होगा आपका शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी के क्या है? मुरीद थे। अगला है कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ये शेर किसका है? वली का, दर्द का, आतिश का, मोमिन का? तो ये शेर किसका है? दर्द का है। ठीक। अगला सवाल देखिए, वली दक्नी का इंतकाल किस सन में हुआ? वली दक्नी का इंतकाल किस सन में हो? 1700, 1702, 1707, 1710। देखिए एनसीईआरटी किताब में 1700 दिया हुआ है, लेकिन अक्सर किताबों में क्या कहा जाता है कि 1720 से लेकर 1725 ये 2 तारीख तय की जाती है, 1720 और 1725। तो आप 1720, 1725 भी याद रखिए, लेकिन एनसीईआरटी किताब में दिया था इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया है। अगला सवाल देखिए, दर्द का ताल्लुक़ किस सूफिया कराम से मिलता है? ख्वाजा बहाउद्दीन से, शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी से, शाह वजीहुद्दीन से, सादुल्ला गुलशन से? तो आप इसका सही जवाब होगा कि शाह बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ मिलता है। अगला सवाल है कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज़ देखना। ये शेर किसका है? दर्द का, मीर का, मोमिन का, वली का? तो मीर, मोमिन का ये शेर है। ठीक। अगला शेर देखिए, तसव्वुफ़ का शायर किसे कहा जाता है? तो दर्द को क्या है? तसव्वुफ़ का शायर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे दामने तर चले। तो ये शेर किसका है? आपका ये भी दर्द का ही शेर है। अगला ऑप्शन है, इंशा के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? मीर माशा अल्लाह खां, मौला बख्श, हैदर बख्श, या इनमें से कोई नहीं? तो मीर माशा अल्लाह खां इनके वालिद मोहतरम का नाम था। अगला सवाल है कि इंशा कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में, दिल्ली में, फैज़ाबाद में, मुर्शिदाबाद में? तो इंशा खां की पैदाइश हुई थी मुर्शिदाबाद में। ठीक, ये याद रखिएगा, इंशा की पैदाइश मुर्शिदाबाद में हुई थी। अगला सवाल है कि लखनऊ में इंशा किसके दरबार से मुंसलिक हुए थे? आसिफुद्दौला, सादत अली खां, वजहुद्दीन, या वाजिद अली शाह? तो ये मुंसलिक हुए थे सादत अली खां के दरबार से। अगला सवाल देखिए, डरता हूँ देखकर दिले बेआरज़ू को मैं, डरता हूँ देखकर दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों न हो, मेहमान तो गया। ये शेर किसका है? गालिब का, इंशा का, दर्द का, डाक का? तो आपका सही ऑप्शन होगा डाक का। ये शेर किसका है? डाक का है। ठीक। अगला सवाल देखिए, आतिश के वालिद क्या नाम था? ख्वाजा अली बख्श, ख्वाजा मौला बख्श, ख्वाजा अली बख्श आतिश, इलाही बख्श? तो इनके वालिद का नाम था ख्वाजा अली बख्श।
ये तो बीपीएससी में सवाल पूछा भी गया था, ठीक है, याद रखिए बीपीएससी में ये सवाल पूछा भी गया था। अगला सवाल है कि आतिश की पैदाइश किस शहर में हुई थी? आपके ऑप्शन है लखनऊ में, दिल्ली में, फैज़ाबाद में, मुर्शिदाबाद में। तो आतिश की पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में, ठीक। अगला सवाल, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, ये शेर किसका है? तो आपके ऑप्शन है मीर, दर्द, गालिब, वली। तो आपका सही ऑप्शन है वली का है, ठीक। अगला सवाल है कि गालिब का पूरा नाम क्या था? नौशाह गालिब, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा खां गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इनका पूरा नाम था। अगला सवाल, गालिब के चचा का नाम था मिर्ज़ा बेग, नसरुल्ला बेग, नसर बेग, मौला बख्श। तो इनके चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। अगला सवाल देखिए, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम पर सुखन ताब बलब नहीं आता, ये शेर किसका है? ये शेर किसका है? वली का, गालिब का, मीर का, इंशा का। तो ये शेर है आपका मीर का, ठीक। अगला सवाल देखिए, मोमिन की सन्ने पैदाइश क्या है? 1802, 1801, 1803, 1800। तो मोमिन की पैदाइश हुई थी आपकी 1800 में, ठीक। मोमिन का इंतकाल किस सन में हुआ था? 1850 में, 1852 में, 1854 में, 1856 में। तो मोमिन का इंतकाल हुआ था 1852 में। अगला सवाल है, दाग देहलवी का पूरा नाम क्या था? नवाब मिर्ज़ा खान, मौला बख्श, मिर्ज़ा कतील या इनमें से कोई नहीं। तो नवाब मिर्ज़ा खान इनका पूरा नाम था, नवाब मिर्ज़ा खान दाग देहलवी का। अगला सवाल है कि दाग की पैदाइश किस सन में हुई थी? 1934, 1935, 1834, 1835, 1831 या 1836। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1831 में, ठीक। अगला सवाल देखिए, दाग किस शहर में पैदा हुए थे? लखनऊ में, हैदराबाद में, रामपुर में या दिल्ली में? तो दाग देहलवी है तो दिल्ली में ही पैदा हुए थे, ठीक। असगर गोंडवी की तरह से नहीं कि गोंडवी है तो आप गोंडा लगा दीजिएगा। उनकी पैदाइश गोरखपुर में हुई थी। दाग के उस्ताद थे, अगला सवाल, दाग के उस्ताद थे सौदा, ज़ौक़, मोमिन, गालिब। तो दाग के उस्ताद थे ज़ौक़, ठीक। अगला सवाल है कि दाग हैदराबाद कब गए थे? 1890 में, 1886 में, 1888 में, 1892 में। तो दाग गए थे हैदराबाद 1888 में। अगला सवाल है कि हैदराबाद में दाग के कौन शागिर्द हुए? मीर महबूब अली, सिकंदर अली, मिर्ज़ा ग़ुलाम या इनमें से कोई नहीं। तो मीर महबूब अली आसिफ, इनका पूरा नाम क्या था? मीर महबूब अली आसिफ क्या उनके शागिर्द हुए। अगला सवाल है, गुलज़ारे दाग, महताबे दाग, फरियादे दाग किस नौइयत का मजमुआ है? खुतूत का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ, मज़ामिन का मजमुआ, शायरी कलाम का मजमुआ। तो ये कलाम का मजमुआ है। अगला सवाल है कि दाग की वफ़ात किस सन में हुई थी? 1905 में, 1900 में, 1903 में, 1999 में। तो दाग की वफ़ात 1905 में हुई थी, ठीक। अगला सवाल देखिए, अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में, फैज़ाबाद में, लखनऊ में, पानीपत में। तो अल्ताफ़ हुसैन की पैदाइश पानीपत में हुई थी। अगला सवाल कि अल्ताफ़ हुसैन की सन पैदाइश क्या है? 1930, 1830, 1837, 1826, 1847। तो इनकी पैदाइश है 1837। अगला सवाल कि हाली के वालिद का इंतकाल हुआ तो हाली कितने साल के थे? 8 साल के, 9 साल के, 7 साल के या 10 साल के? तो इनकी उम्र थी 9 साल, हाली की उम्र थी। अगला सवाल कि हाली को दिल्ली क्यों आना पड़ा? तहसील इल्म के लिए, माशी तलाश के लिए, तिजारत के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो तहसील इल्म के लिए हाली को दिल्ली आना पड़ा था।
अगला सवाल है कि 1963 में हाल ही की मुलाकात किससे हुई थी? गालिब से, मुस्तफ़ा खान शेफ्ता से, डाक से या मोमिन से? तो मुस्तफ़ा खान शेफ्ता से इनकी मुलाकात हुई थी। लाहौर का सफ़र हाल ही ने किस सन में तय किया था? 1870 में, 1868 में, 1888 में, 1872 में? तो 1872 में हाल ही ने लाहौर का सफ़र तय किया था। अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली? कर्नल हार्ट्राइट ने, आज़ाद ने, हाली ने या इनमें से कोई नहीं? तो अंजुमन पंजाब की बुनियाद कर्नल हार्ट्राइट ने डाला था। ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जदीद उर्दू नज़्म को तरक्की देने में हाली के साथ कौन पेश थे? हुसैन आज़ाद, इकबाल, नून मीम राशिद, नज़ीर अकबर? तो हुसैन आज़ाद क्या है, उनके साथ पेश थे। अगला सवाल है कि यादगार गालिब किस सन में तसनीफ़ की गई है? 1899, 1894, 1890 या 1892? तो इसका सही आंसर है 1894 में यादगार गालिब तसनीफ़ की गई है। अगला सवाल है कि लुग़त में गज़ल के क्या माने हैं? मर्दों की बातें करना, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना? तो आपका बी और सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। अगला सवाल है कि तगज़्ज़ुल किसे कहते हैं? माशूकाओं का सरापा खींचना, माशूकाओं के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना, मोहब्बत में अपने जज्बात का इजहार करना या इनमें से सभी? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि गज़ल में रदीफ़ किस ज़बान की देन है? अभी मैंने बताया कि फ़ारसी ज़बान की देन है। अरबी ज़बान में तो रदीफ़ होता ही नहीं था, सिर्फ काफ़िया होता था। अगला सवाल है कि एक ही बहर और रदीफ़ और काफ़िए में एक ही बहर और रदीफ़ काफ़िए में शायर जब किसी गज़ल कई गज़लें कहता है, उसको क्या कहते हैं? 2 गज़ला, 5 गज़ला या 6 गज़ला? ए और सी। तो आपका 2 गज़ला, 6 गज़ला और 4 गज़ला, तीनों नाम आते हैं। 2 गज़ला भी आता है, 6 गज़ला भी और 4 गज़ला भी आता है। तो ए और सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, उसको क्या कहते हैं? ज़ेब मतला, हुस्न मतला, मतला सानी या मतला? तो उसको क्या कहेंगे? मतला कहेंगे। और मतले के बाद अगर मतला आता है तो उसको ये सब नाम देंगे, ज़ेब मतला, हुस्न मतला, मतले सानी। ठीक, अगला सवाल है 200 क्वेश्चन हो गया। गज़ल का अच्छा शेर कहलाता है शाह बैत, बैतुल गज़ल, ए बी या इनमें से कोई नहीं? तो गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? शाह बैत भी कहलाता है, बैतुल गज़ल भी कहलाता है और हासिल बैत भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला सवाल कि ऐसी गज़ल जिससे 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 225 क्वेश्चन ही कराऊंगा आज। ऐसी गज़ल जिसमें बहर, रदीफ़ और काफ़ी के तहत अशआर हों, तो उसको क्या कहेंगे? गैर मुरद्दफ़, बैतुल गज़ल, ज़मीन। तो रदीफ़ और काफ़ी के तहत जब अशआर कहे जाते हैं, गज़ल कही जाती है, उसको हम ज़मीन कहते हैं। नज़्म या गज़ल जो भी कही जाए तो हम उसको ज़मीन कहते हैं। वली दखनी का पूरा नाम क्या था? वली मोहम्मद था। ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, दर्द के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र के, मदीना के, बुखारा के, ईरान के? तो दर्द के अजदाद रहने वाले थे बुखारा के। ठीक, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि दर्ज झेल में कौन से शुअरा जिन्होंने दिल्ली को तर्क नहीं किया? मीर तकीमीर, सौदा, दर्द, दाग? तो मीर तकीमीर भी लखनऊ गए थे, सौदा भी लखनऊ गए थे और दाग हैदराबाद चले गए थे। तो दर्द क्या है, ये इन्होंने कभी दिल्ली को नहीं छोड़ा। अगला सवाल है कि दर्द की पैदाइश किस सन में हुई थी? 1725, 1730, 1727, 1721? तो 1721 में दर्द की पैदाइश हुई थी और मीर की पैदाइश हुई थी 1722 में। अगला सवाल है कि मीर तकीमीर कहाँ पैदा हुए थे? मीर तकीमीर कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में, रामपुर में? तो आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है कि मीर तकीमीर की पैदाइश किस सन में हुई थी? अभी मैंने बताया कि 1722 में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक, अगला सवाल है कि मीर ने 9 उम्री में आगरे से कहाँ का सफ़र किया? तो दिल्ली का सफ़र किया। अभी कम उम्री में इन्होंने दिल्ली का सफ़र किया। अगला सवाल है कि सिराजुद्दीन अली खान आरजू मीर के क्या थे? मामू, चचा, खालू, सौतेले मामू? तो सौतेले मामू थे। जो इनके बड़े भाई थे वो सौतेले भाई थे।
तो उन्हीं बड़े भाई के क्या है, ये मामू थे। ठीक, अगला सवाल है कि दिल्ली में मीर की मुलाकात किससे हुई? सैयद सादत अली, शाह गुलशन, बहाउद्दीन, वजीहुद्दीन। तो इसका सही है कि सैयद सादत अली से इनकी मुलाकात हुई थी। अगला सवाल है कि मीर तकी मीर लखनऊ का सफ़र किस सन में तय किया? 1780, 1782, 1778, 1776। 1776। तो इनके सही ऑप्शन आपका होगा कि 1782 में इन्होंने लखनऊ का सफ़र तय किया था। अगला सवाल है कि मीर ने जब लखनऊ का सफ़र किया तो लखनऊ के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, बहाउद्दौला, आसिफुद्दौला या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है आसिफुद्दौला वहाँ के नवाब थे। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो ये तो बहुत मशहूर सवाल है कि मीर तकी मीर को कहा जाता है। ये देखिए, ज़िक्र मीर किस ज़बान में लिखी हुई एक आप बीती है? आप बीती कहें या इसको खुद नविश्त कहें? खुद नविश्त। तो अरबी ज़बान में, उर्दू ज़बान में या फ़ारसी में? तो फ़ारसी में लिखी हुई ज़िक्र मीर की क्या है? मीर का ही खुद नविश्त है। अगला सवाल है कि शोले इश्क बहार इश्क कि किसकी तसनीफ़ है? मोमिन की, दर्द की, दाग की। तो मीर की क्या है? ये शोले इश्क बहार इश्क की है। और ख्वाब ख्याल भी इन्हीं का मामला आते, इश्क भी इन्हीं का है, मसनवी है। अगला सवाल देखिए, उर्दू का पहला तस्करा निगार किसको तस्लीम किया जाता है? उर्दू का पहला तस्करा निगार किसको तस्लीम किया जाता है? तो मीर को तस्लीम किया जाता है और निकातुश्शोरा इनका पहला तस्करा है। अगला सवाल है कि निकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? तो अभी मैंने बताया कि मीर की तसनीफ़ है। अगला सवाल देखिए, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में, यहाँ हर सफरी का। ये शेर किसका है? तो मीर तकी मीर का है। अगला सवाल देखिए, अब बिल्कुल हम इंतहा पे पहुँच चुके हैं। जिस मिसरे में रदीफ़ काफ़ी का हिस्सा बन जाए, ये सवाल थोड़ा सा गौर से, जिस मिसरे में रदीफ़ काफ़ी का हिस्सा बन जाए उसको क्या कहते हैं? उसको काफ़ी मामूला कहते हैं। ये याद रखिएगा कि रदीफ़ क्या है, रदीफ़ न रहकर वो काफ़ी का हिस्सा बन जाता है तो उसको हम काफ़ी मामूला कहेंगे। अगला सवाल देखिए, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। ये शेर किसका है? तो ये शेर है चचा गालिब का। अगला सवाल है कि कोई शेर पढ़ने पर ये एहसास हुआ हो कि ऐसा शेर हम भी कह सकते हैं पर लिखना दुश्वार हो, तो ऐसे अशार को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे अशार को हम सहले मुमतना कहते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए, मीर तकी मीर का इंतकाल किस सन में हुआ था? तो मीर तकी मीर का इंतकाल 1810 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये शेर किसका है? दर्द का, दाग का, मीर का, मोमिन का। तो ये शेर आपका है मीर का। प्लीज़ आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। अगर आपको ये वीडियो करामत साबित हो तो आप प्लीज़ कमेंट में भी आप मुझे शाबाशी दे सकते हैं। अगला सवाल है कि इंशा का पूरा नाम क्या था? सैयद इंशा, इंशा खां, सैयद इंशाउल्लाह खां, सैयद इंशा खां। तो आपका सही ऑप्शन है सैयद इंशाउल्लाह खां इनका नाम था। दुश्नामे यार तबे हज़ी पर गिरा नहीं, ऐ हम नफस नज़ाकती आवाज़ देखना। ये शेर किसका है? इंशा का, मीर का, मोमिन का, आतिश का। तो ये शेर है मोमिन का। इस तरीके से आपके 225 क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं और इंशाल्लाह अगर 225 क्वेश्चन में अक्सर आपको याद रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायरी में और शायरी और किसी शायर के मुताल्लिक अगर कुछ पूछ लेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी चीज़ बाव नहीं जाने देंगे, कोई भी चीज़ गलत नहीं करेंगे अगर आपने अच्छी तरीके से इसको देख लिया और हल कर लिया। तो अगर आपके जहन में ये चीज़ याद रही तो शायरी हो या शायर हो, इस तरीके से आपके जो भी जितने भी शायर थे, गज़ल गो शुअरा थे, उनको मैंने हल कराया है। तो इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगले पेपर के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें और फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।